या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पांडुलिपियों के पाठ संपादन के विषय में चर्चा की और विशेष रूप से समीक्षात्मक संपादन की हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हम पाठों का चयन करके विविध पांडुलिपियों से जो पाठांतर हमें प्राप्त होते हैं उनका चयन करके और किस प्रकार से हम उनका निश्चय करें कि कौन पाठ मूल कर्ता का रहा होगा और कौन पाठ बाद में जो है किसी ने उसमें निक्षिप्त किया है, डाला है। उन पाठों को पहचानने के विविध पहलुओं पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने भाषा और जो पाठ है उनका अन्य पाठों के साथ साम्य, मूल जो कर्ता है उस कर्ता का जो जिस प्रकार के पाठ प्रयोग कर रहा है, जिस प्रकार की रचना शैली उसकी है, जैसे शब्द प्रयोग कर रहा है वैसा ही वो शब्द, वो जो या जो पाठ जो पंक्ति है वो वैसा ही है या उसमें कुछ अंतर है। क्योंकि यदि कोई बाद में यदि कोई पाठ जोड़ रहा है तो वो मूल कर्ता के अन्य पाठों के साथ उसका साम्य पूरी तरह से नहीं बैठ रहा होता। तो हम उस कर्ता की जो शैली है उस शैली को हम ध्यान में रखते हुए भी पाठों का जो है संशोधन करते समय निर्धारण करते हैं। और उसके अलावा अन्य प्रतियों में वो पाठ किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, और कहीं यदि कोई प्रकाशित कोई ग्रंथ है या उस ग्रंथ से के कहीं उदाहरण किसी दूसरे ग्रंथ में मिल रहे हैं तो भी हमें जो है ये से सुविधा होती है, उनके साथ मिलान करने से उन पाठों को, उन श्लोकों को मिला करके भी हम शुद्ध पाठ को ढूंढ सकते हैं। छंद की दृष्टि से भी हम पता कर सकते हैं कि क्या पाठ होना चाहिए। और लिपि एवं भाषा और जो है लेखन शैली और ये सब चीजें भी सहायक होती हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाह्य एवं अंतरंग संभावनाओं के विषय में चर्चा करेंगे कि मूल पाठ की तुलना करते समय क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कुछ बाह्य संभावनाएं एवं कुछ अंतरंग संभावनाएं। अंतरंग संभावनाएं तो उस ग्रंथ में, उस पांडुलिपि में प्रयुक्त पाठों, प्रयुक्त विषय वस्तु, शैली के आधार पर जो है चयन अंतरंग संभावनाओं का होगा। और बाह्य संभावनाएं वो ग्रंथ से संबंधित अन्य रेफरेंस ग्रंथ अथवा छंद आदि का आधार, ये सब चीजें जो है बाह्य संभावनाएं होंगी। तो अंतरंग एवं बाह्य बाह्य संभावनाएं पाठ, मूल पाठ का निर्धारण करते समय क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें बताया गया कि मूल पाठ प्रामाणिक है या नहीं। दरअसल संभावनाएं ये सब हम जो तुलना कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि प्रामाणिक पाठ की खोज करना। प्रामाणिक पाठ अर्थात मूलकर्ता के द्वारा निर्मित पाठ। तो मूल पाठ प्रामाणिक है या नहीं इसकी जानकारी बाह्य और अंतरंग संभावनाओं से की जाती है। उसकी जानकारी कुछ ग्रंथ की अंतरंग संभावनाएं, कुछ ग्रंथ के बाह्य संभावनाओं से के आधार पर हम जानकारी करेंगे। मूल पाठ के संदिग्ध स्थलों के शब्दों या चरणों
की प्रामाणिकता के लिए मूल पाठ में जो संदिग्ध स्थल हैं, कोई प्रक्षिप्त कोई प्रसंग आ गया है, या कोई श्लोक आ गया है, या कुछ छूट गया है, या कोई शब्द या कोई चरण, एक एक श्लोक है 4 चरण का है, 3 चरण तो मूल कर्ता के हैं, एक चरण जो है एक पाद किसी ने बाद में लिखा, या यानी कि किसी ने उस चरण को हटा करके अपना कोई चरण डाल दिया, या वो लिखते समय किसी प्रतिलिपिकार ने छोड़ दिया था, बाद में दूसरे व्यक्ति ने उसमें वो अपना पाठ डाल दिया। तो मूल पाठ के संदिग्ध स्थलों के शब्दों या चरणों की प्रामाणिकता के लिए जैसे अंतरंग साक्ष्य मिलता है, वैसे ही शब्द या चरणों की ग्रंथ के अंदर आवृत्ति के द्वारा अन्यत्र कहाँ और किस किस स्थान और रूप में प्रयोग मिलता है। हमें देखना है कि वो श्लोक कहीं और किसी ग्रंथ में किसी रूप में प्रयुक्त हुआ है क्या। ऐसा बहुत होता है कि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में कई बार दूसरे ग्रंथों के श्लोकों का उद्धरणों का जो है उल्लेख किया जाता है। तो ऐसा यदि कहीं किसी शास्त्र में वो उल्लेख हुआ है तो वहां से भी हम उस पाठ को देख सकते हैं। इस प्रयोग की आवृत्ति सांख्य की प्रामाणिकता को पुष्ट करती है। इसी प्रकार तो इस प्रयोग की जो है सांख्य की प्रामाणिकता उसको कहेंगे कि हमने उसको अन्य अन्य स्थानों से उस पाठ को ढूंढ करके और उसके साथ मिलान किया, तो ये सांख्य की प्रामाणिकता कही जाएगी। इसी प्रकार अर्थ की समीचीनता की उद्भावना की प्रामाणिकता को पुष्ट करती है। अर्थ की समीचीनता, अर्थ समीचीन है या नहीं, इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र ने पांडुलिपि में विस्तार से, पांडुलिपि विज्ञान जो उनका ग्रंथ है उसमें विस्तार से चर्चा भी की है। तो पाठालोचन में भ्रम के कारण या संशोधन शास्त्र के नियमों की पालना में, पाठालोचन करते समय यदि कुछ भ्रम उत्पन्न हो रहा है या संशोधन शास्त्र के जो नियम हैं उन नियमों के पालन करने में असावधानी के कारण यदि सावधानी नहीं बरती गई तो इच्छित पाठ और अर्थ नहीं मिल पाता है। जैसा हमें मूल पाठ चाहिए, जैसा अर्थ चाहिए वो नहीं मिल पाता यदि हमने संशोधन के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया तो। इसलिए पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से शब्दों को तत्कालीन रूप और अर्थों से भी देखना आवश्यक है। उन शब्दों का रूप, शब्द रूप धातु रूप जैसे होते हैं तो किस रूप में प्रयुक्त हुआ है और क्या अर्थ निकल रहा है, तो वो अर्थ उस पाठ, जो पाठ चल रहा है उस पाठ के संगत है या नहीं है, इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया कि जायसी के, मलिक मोहम्मद जायसी, उनका ग्रंथ है पद्मावत के किसी शब्द के अर्थ की पुष्टि जो है आईने अकबरी में आए शब्दों से की जा सकती है। तो उसका कोई शब्द की पुष्टि दूसरा ग्रंथ जो है आईने अकबरी, उससे उसकी पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग उस ग्रंथ उसी कर्ता का यदि दूसरा ग्रंथ है तो अपने दूसरे ग्रंथ में ऐसे शब्दों का, ऐसी शैली का उसने प्रयोग किया ही होगा, क्योंकि कर्ता एक ही है। तो उनके जितने ग्रंथ होंगे उन ग्रंथों में लगभग उसकी रचना शैली कम से कम, वो कितना भी अलग विषय का भी ग्रंथ बनाएगा तो भी उसके शब्दों का चयन और विभक्तियों का, प्रत्ययों का चयन, व्याकरणगत जो है नियमों का पालन, वो लगभग जो है ज्यादातर ग्रंथों में उनकी अपनी रचनाओं में कम से कम 50% तो समान करेगा। तो ऐसे शब्दों की पुष्टि दूसरे ग्रंथों को, उसी कर्ता के दूसरे ग्रंथों को देख करके भी की जा सकती है कि उसने अपने दूसरे ग्रंथ में क्या शब्द प्रयोग किया है। वही ऐसा ही प्रसंग अगर कहीं आया हो तो उस प्रसंग को के आधार पर उस स्थान पर हम देख सकते हैं कि वहां उसने क्या पाठ प्रयोग किए।
तो इस प्रकार से बाह्य संबंध भी से भी उस पाठ की पुष्टि हो सकती है, क्योंकि आईने अकबरी में अनेक शब्द अपने तत्कालीन रूप में प्राप्त होते हैं जो पद्मावत में प्रयुक्त हुए हैं। तो आईने अकबरी में पद्मावत में जैसे शब्द प्रयोग हुए वैसे आईने अकबरी में भी बहुत सारे शब्द प्रयोग हुए हैं, तो वहां से पुष्टि की जा सकती है कि क्या शब्द होगा। इसी प्रकार अन्य समकालीन कवियों की शब्दावली अथवा तत्कालीन नामावलियों से शब्दों की पुष्टि की जा सकती है। समकालीन जो कर्ता है, अन्य समकालीन कर्ता मतलब एक ग्रंथ यदि 13वीं शताब्दी का है तो उस 13वीं शताब्दी के और कौन कौन से ग्रंथ 13वीं शताब्दी में छपे हैं, लिखे गए हैं, उन ग्रंथों को भी पढ़ने से हमें कई बार हमारे ग्रंथ में जो पतित पाठ है या जो पाठ का अर्थ नहीं बैठ रहा है वैसे पाठ का उल्लेख उनमें कहीं कहीं मिल जाता है, ऐसा शब्द मिल जाएगा। क्योंकि जो रचनाएं होती है एक 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 जो है एक काल खंड निर्धारित होता है, उस काल खंड के अनुसार रचनाएं होती है। जैसे मध्यकालीन साहित्य है, तो मध्यकालीन साहित्य में ज्यादातर जो है गद्य पद्यात्मक और पद्यात्मक और दोहे और सवैया ऐसी जो है रचनाएं हुई, और उसमें जो है उस तत्कालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों का उल्लेख हुआ। तो एक जो है भक्ति काव्य है, तो भक्ति काव्य काल है, तो भक्ति काल में ज्यादातर जो करता है वो भक्ति संबंधित ग्रंथ लिख रहे होंगे। तो एक भक्ति कवि ने किसी अपने श्लोक में अथवा किसी भजन में कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कौन से भगवान को की स्तुति की है, किन परिस्थिति किन ऐतिहासिक साक्ष्यों का उल्लेख किया है, वहां अगर कहीं कोई पाठ भेद है तो उससे उसी कालीन दूसरे किसी कवि का भी ग्रंथ देखने से हमें शैली पता चलती है। कई बार हमारे दर्शन शैली में ऐसा हुआ है, लगभग एक पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो न्याय दर्शन के ज्यादातर ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में जो है खंडन मंडन शैली शैली का बड़ा उपयोग हुआ। एक कर्ता ने जो ग्रंथ लिखा तो दूसरे दर्शन के एक कर्ता ने उसी को आधार बना के या तो उसका खंडन किया या अपने आचार्य का लिखा हुआ किसी ग्रंथ का मंडन किया, या फिर जो है पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में अपने समकालीन अथवा अपने पूर्व अपने से थोड़ा पहले के जो कवियों के श्लोकों का उल्लेख करके उन्होंने अपनी बात कही। तो उन चीजों को आप जो है वहां से उन ग्रंथों के साथ मिला करके उन जो पाठ हैं उन पाठों को ठीक कर सकते हैं, जिन पाठों में हमको लग रहा है कि ये पाठ दोष है अथवा ये पतित पाठ है अथवा इसका अर्थ नहीं बैठ रहा, तो बाह्य साक्ष्यों के साथ इस प्रकार से पाठ को शुद्ध किया जा सकता। तो इसी प्रकार अन्य समकालीन कवियों की शब्दावली अथवा तत्कालीन नामावलियों से शब्दों की पुष्टि की जा सकती है। नामावलियों से भी, नामावली मतलब कैसे कैसे नामों का उल्लेख करते हैं, किन किन राजाओं का समय है, किन राजाओं का या किन विद्वानों का नाम या किन शहरों का नाम उल्लेख ग्रंथों में हो रहा है अथवा किन ग्रंथों का नाम उल्लेख हो रहा है, तो या कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उनके आधार पर जो है यदि किसी ग्रंथ का पाठ हमें निर्धारण करने में कुछ समस्या आ रही है तो ऐसे हम समकालीन ग्रंथों का सहयोग करके उन नामावलियों के आधार पर उनमें दूसरे ग्रंथों में प्रयुक्त पाठों के आधार पर अपने अभिष्ट पाठ की प्राप्ति हम कर सकते हैं। पाठ सिद्धांत निश्चित हो जाने के बाद, अब आपका पाठ सिद्धांत निश्चित हो गया, भाई कौन कौन पाठ है, एक पृष्ठ पर एक छंद लिखना चाहिए और उसके नीचे जितने भी भिन्न पाठ मिलते हो वे सभी दे दिए जाने चाहिए। अब वो लिप्यंतर करते समय ही या पाठ निर्धारण के पाठ भेद चयन के बाद वो कह रहे हैं कि पाठ सिद्धांत निश्चित हो जाने के बाद एक पृष्ठ पर एक छंद लिखना चाहिए, एक पेज पर एक छंद अर्थात एक श्लोक लिखें
और उसके नीचे जितने भी भिन्न पाठ मिलते हो वे सभी दे दिए जाने चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि पाठभेद किस किस कृति में क्या क्या है, इसका भी संकेत देना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ कि तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपने पाठों का निर्धारण कर लिया, आपने प्रति का निर्धारण कर लिया कि मैं इसको आदर्श कॉपी बनाऊंगा। तो हर एक पेज पर उस आदर्श कॉपी के एक एक श्लोक को आप लिखें। श्लोक में है तो श्लोक है, श्लोक में लिखे, या फिर कोई गद्यात्मक जो है कोई शैली है तो गद्यात्मक शैली का कोई ग्रंथ है तो एक 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 गद्य को, एक एक लाइन को आप लिख सकते हैं। एक लाइन पूरा लिख लिया एक प्रत का, दूसरी प्रत का जो है इस पंक्ति में जो सिर्फ पतित पाठ है या जो पाठ भ्रष्ट पाठ है या जो पाठ भेद है सिर्फ उनको ही मिलान करके चयन करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि पांडुलिपियों को पहले नाम दे दें। जैसे एक आदर्श कृति बनाई, आपकी आदर्श कृति है, उसके बाद उसके समकालीन जो दूसरी कृति है तो थोड़ा समकालीन जो पाठ की दृष्टि से, समय की दृष्टि से और जो शुद्धियों की दृष्टि से जो आपको लग रहा है कि ये प्रति ज्यादा इसके नजदीक है तो उसके समकालीन प्रति को रखें। फिर आप तीसरी प्रति को रखें, फिर आप चौथी प्रति, अर्थात जो प्रति ज्यादा नजदीक है उसको ऊपर में, और जो जिसमें ज्यादा पाठ वेद या ज्यादा अशुद्धियां लग रही उसको अंत में रखें। और आप लिप्यंतर करते समय फिर क्या करेंगे, मैंने बताया था कि आप कोरेक्शन शीट बनाएं। कोरेक्शन शीट मतलब संतुलन पत्रिका। एक संतुलन पत्रिका बना लें। आप कंप्यूटर है या आपके पास तो कंप्यूटर के मदद से संतुलन पत्रिका एक्सेल में बना सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये होता है कि इस संतुलन पत्रिका में 32 खाने होने चाहिए। ऐसे एक से लेकर के 32 खाने तक की ये संतुलन पत्रिका होनी चाहिए। ओके, इतनी बड़ी होगी। यहाँ 32। अब आपको क्योंकि अनुष्ठुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, उसी दृष्टि से संतुलन पत्रिका में 32 खाने की जगह रखी जाती है। अब आपकी जो आदर्श स्थिति है, ये आदर्श स्थिति को जैसे आपने नाम दे दिया जिस किसी भी भंडार के, उस भंडार का जैसे आपने नाम दे दिया जब भंडार की है, जे 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 और वन नंबर दे दिया। ठीक है, ये हो सकता है जयपुर भंडार से दो प्रतियां मिली है तो एक तो आदर्श रखा J1, और एक दूसरी जो है आपको एक एक को दूसरी दो नंबर की जो प्रति थी उसको J2 दे दिए। J2 को आप तीसरे स्थान पर रख रहे हैं तो यहाँ तो J1 का पाठ आएगा, यहाँ J2 का पाठ आएगा। ये बीच में आपको जैसे कि कोई एक प्रति थी, जैसे अगरतला की, ये अगरतला की का केटी नाम दे सकते हैं ये। तो अब J1 की पाठ तो आपको पूरे लिखने हैं, उसमें जितने अक्षर लिखे हुए वो सारे अक्षर कैसे कि एक 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 इसमें एक ऑडिशन शीट में सिर्फ एक ही 32 अक्षर लिखने हैं, एक श्लोक लिखना है। फिर दूसरा श्लोक के लिए दूसरी कॉलेशन शीट लेनी है। तो अगर आपका ग्रंथ 1000 श्लोक परिमाण का है तो 1000 कॉलेशन शीट लगेंगी। यदि 50 श्लोक का है तो 50 कॉलेशन सीट, 100 श्लोक का है तो 100 कॉलेशन सीट। अर्थात ऐसे एक्सेल की जितने श्लोक है उतने सीटें, इतने जो है वो ये खाने, इतने खाने की इतने सीटें लगेगी। तो जैसे इसमें पहला जो भी आपने लिखा हो, जो भी जैसे कि कोई पाठ है कि मेघा नाद घटा
घट घटा घटा, ऐसे जो भी 32 आने तक आप पूरा श्लोक लिख देना है। फिर दूसरी प्रति में देखना है कि अगरतला की प्रति में क्या है। तो अगरतला की प्रति में देखना देखा आपने कि मे की है तो से है, तो से पाठ को ले लेना है। और घा ऐसी है तो है, तो जो अक्षर समान मिल गए उसको छोड़ देना है। और ये इस ग की जगह ग है तो ग ले लिया, और टा की जगह टी है तो टी लिख लिया, और फिर घ ट और फिर घ, और यहाँ ट है फिर ये, मतलब जो जो पाठ भिन्न है सब पाठ को लिख लीजिए। उसी प्रकार जे जे भंडार की दूसरी प्रत है, उसमें क्या लिख रहा है कि इसमें भी जो है वे की जगह सी लिखा हुआ है, और घा धा द ऐसा ही लिखा हुआ है, द की जगह क लिखा हुआ है, और टी की जगह टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टा को आप लिखने की जरूरत नहीं, आप खाली छोड़ दीजिए। अर्थात खाली छोड़ने का मतलब है मूल पाठ पहले नंबर पे जो पाठ है वैसा ही पाठ इस प्रत में है, इसके अंदर नहीं लिखा, और वो की जगह चौ लिखा चौ लिख, और ये पाठ सेम था। सिर्फ कोई चौथी प्रत है, एक एक दो तीन प्रत हो गई, कोई चौथी प्रत है, चौथी प्रत का पाठ में फिर जो है हमने देखा कि के और घी और ता और क ठीक है, ठीक है, और टी टी लिख दिया। अगर टी क्योंकि अलग है पाठ है, भले उसको जो आदर्श प्रत है इसमें तो टी नहीं है, तो उस पाठ को लिख लेना है। फिर टा टा की जगह ता, छोटी सा या धूप की जगह ता तो लिख लिया। तो इस प्रकार से आपने जो है पाठ निकल करके आ गए, सारे पाठों को आप जो है नीचे में इसी इसमें नीचे में जो खाली जगह रह गई है उसी में आप लिख लीजिए। जेवन जेवन डालिए, जेवन का पाठ क्या है और जेवन का पाठ क्या है, तो जो जो पाठ है उनको पूरा जैसे जो है जेवन तो आपने लिख दिया, जेती का जेवन के पाठ में लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ए, 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 ए जो प्रत है अगरतला वाली एटी, इसमें प्रत है से, मे की जगह से है, ठीक है, तो इसको से लिख लीजिए। और बटी, फिर बटी है, बटी लिख लीजिए। ओके, आप चाहे तो पूरा पाठ भी लिख सकते हैं, से गा से गा बटी, ऐसा। तो आपने लिख दिया भाई इस पद में, एक पद में मेघानाद मतलब घटा है, एक पद में सेगानाद बटी है। उसी प्रकार दूसरी सेगानाथ सेगानाथ, और वो घटा ऐसा ही है। और जो है चौथी पद में हो गया कगीता, तो मेघानाथ कगीता पाठ है तो उसका कगीता पाठ ले लो। अब आपको इन पाठों की तुलना करनी है कि मूल पाठ क्या होगा। उसके लिए आंतरिक साक्ष्य में अंदर में कहीं श्लोक का कोई चरण प्रयोग हुआ है क्या, या फिर जो कुछ प्रसंग क्या चल रहा है, मेघ पाठ होना चाहिए या कुछ और पाठ होना चाहिए, प्रसंग के अनुसार आप निर्णय करें। फिर बाह्य साक्ष्यों के साथ मिलान करें, किसी और ग्रंथ में वैसा श्लोक प्रयोग हुआ है क्या, इसने कहीं किसी अपने पूर्ववर्ती आचार्य का नाम उल्लेख किया है क्या, या फिर इन्होंने कुछ ग्रंथ किसी ग्रंथ का नाम उल्लेख किया है कि संवर्ती किसी आचार्य अथवा ग्रंथ का नाम उल्लेख किया है क्या। तो उन ग्रंथों को, उस समय के ग्रंथों को भी मिलान कर लेना चाहिए, उस विषय से संबंधित सभी ग्रंथों को देखने की जरूरत नहीं, उस विषय से संबंधित साहित्य का है तो इस कालीन के साहित्य के ग्रंथों को देखिए, आयुर्वेद के ग्रंथ को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विषय ही अलग है। तो मिलते जुलते विषय से संबंधित न्याय का है तो न्याय के ग्रंथों को देखिए। ऐसे इस प्रकार से तो पाठ निश्चित हो जाने के बाद एक पृष्ठ पर एक छंद लिखना चाहिए, उसके नीचे जितने भी भिन्न पाठ मिलते हो वे सभी दे दिए जाने चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि पाठ भेद किस किस प्रति में क्या क्या है, इसका भी संकेत दे देना चाहिए, संकेत दे दे किस प्रति में क्या पाठ भेद है।
जो है कई, और इससे क्या होगा कि प्रामाणिक पाठ निर्धारित करने में बहुत सी सामग्री प्रक्षेप के रूप में अलग निकल जाएगी। और प्रामाणिक पाठ निर्धारित करते समय जो अन्य पाठ होंगे वो सब प्रक्षिप्त पाठ है, बाद में किसी ने जुड़े हुए हैं, तो वो तो अलग हो गए। मूल पाठ, मूल में तो आपने जो सही पाठ था उसको दे दिया, बाकी बचे हुए पाठों का क्या करना है। तो उसके लिए कहा गया कि उस सामग्री को ग्रंथ में परिशिष्ट के रूप में उस पाठ को भी यथासंभव प्रमाणिक बनाकर दे देना चाहिए। उस पाठ को आप जो है, जो बचे हुए पाठ हैं उन पाठों को एक तो आप जो है फुटनोट में दे रहे हैं, फुटनोट में दे दीजिए उन पाठों को। बहुत ज्यादा पाठ है, 2-4 पाठ फुटनोट में दिया, बाकी पाठों को आप चाहे तो परिशिष्ट में, ग्रंथ के आपकी थीसिस जो है उसके अंत में जो परिशिष्ट लिखेंगे उस परिशिष्ट में उन पाठों सर का उल्लेख कर परिशिष्ट क्या दीजिए। होता है? परिशिष्ट है कि बचा हुआ, और ये जो पीएचडी की थीसिस होती है अथवा पहले जो ग्रंथ लिखे जाते थे उन ग्रंथों में भी बाद में परिशिष्ट जोड़ा जाता था। ये ग्रंथानुक्रमणी अंत में जो है ग्रंथों की अनुक्रम की सूची जहां दी जाती है वहीं पर एक परिशिष्ट दिया जाए, जहां आपका ग्रंथ खत्म हो रहा है तुरंत परिशिष्ट जोड़ा जाता है। परिशिष्ट का मतलब है जो इस ग्रंथ से संबंधित कुछ और बची हुई सामग्री वो सबको वहां देना होता है। उससे ये होता है कि और क्या क्या पाठ इस ग्रंथ में, इस पांडुलिपि में प्रयुक्त हुए थे, तो उनको मूल में देने से और जहां प्रसंग चल रहा है वहां देने से क्या है कि बहुत ज्यादा वो पाठ वो जो है भर जाता, ज्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए उन सबको संकलित करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। लेकिन वो पाठ किस पेज पर प्रयुक्त हुए हैं वो पेज नंबर वगैरह डालना चाहिए। अनुक्रमणी, शब्दानुक्रमणी वगैरह भी डाल सकते हैं, कि वो शब्द आ ई उ से शुरू होने वाले शब्दों के आधार पर भी सूची बना सकते हैं। तो परिशिष्ट रूप में उसके पाठ को भी यथासंभव प्रामाणिक बनाकर दे देना चाहिए। इस प्रकार इस समस्त सामग्री को सजा देने में सिद्धांत यह है कि पाठालोचक की वैज्ञानिक कसौटी में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो विद्वान पाठक अपनी कसौटी से समग्र सामग्री की स्वयं जांच कर लें। और इसका उपयोग इसीलिए होता है, परिशिष्ट इसीलिए दिया जाता है कि बात हो सकता है कि जो जिस ग्रंथ जो संपादक है उसने संपादन करते समय किस दृष्टि से संपादन किया है, वो आदर्श पाठ में हो सकता है कि उन्होंने मूल मूल में जो पाठ रखे हैं वो उनमें कुछ पाठ अशुद्ध हो, उसको अर्थ पता नहीं चला या उसको जैसा अर्थ लगा उसने मूल में दे दिया, सही में वो पतित पाठ था और और मूल पाठ रह गया। तो वो पाठ कम से कम जो उसने जिन पाठों को छांटा है वो सब वहां परिशिष्ट में रहेंगे, तो दूसरा कोई व्यक्ति उस पे ग्रंथ पे काम करने वाला या पढ़ने वाला उन पाठों को भी देख करके पता कर सकता है कि और क्या क्या पाठ प्रयुक्त हुए थे। हो सकता है वो उनमें से किसी पाठ को मूलकर्ता का पाठ जो है स्थापित करे कि कहे, और कहे कि नहीं नहीं इसमें ये मूलकर्ता कर्ता का पाठ तो ये ऐसा होना चाहिए था, जो परिशिष्ट में है वो पाठ है। तो उसको पुनः जो है रिस्टोर किया जा सकता है परिशिष्ट से। ओके। अर्थन्यास का पाठालोचन में महत्व, और अर्थन्यास अर्थघटन का भी पाठालोचन में बड़ा महत्व होता है। यद्यपि किसी भी रचना का पाठ उसका अर्थ जानने के लिए ही किया जाता है। जब तक अर्थ, कोई रचना का अगर अर्थ ही नहीं पता चला तो अर्थ, कोई रचना का अर्थ नहीं पता चला तो रचना करने से क्या फायदा, लोग समझे नहीं तो। किंतु पाठालोचन प्रक्रिया में अर्थ का विशेष महत्व नहीं होता। पाठालोचन करते समय अर्थ का विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि विकृत पाठ से अपेक्षित अर्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो विकृत पाठ है उससे तो जैसा अर्थ चाहिए वैसा मिलेगा नहीं, ऐसे अर्थ को प्रामाणिक भी नहीं कहा जा सकता। पाठालोचन का महत्व प्रामाणिक अर्थ को प्राप्त करने में ही है, यानी कि प्रामाणिक अर्थ निकले उसी में महत्व है। शब्द के अर्थ का ज्ञान परिमाण
सापेक्ष है और शब्द का अर्थ का ज्ञान जो है परिमाण सापेक्ष है। किसी व्यक्ति का कैसा ज्ञान है वैसा ही वो उसका अर्थ घटन करेगा। यदि किसी पाठालोचक का ज्ञान बहुत सीमित है तो कभी कभी वह क्षेत्र विशेष के बहुत प्रचलित शब्द का अर्थ भी नहीं जान पाता। किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्दों का भी वो व्यक्ति यदि उस क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है तो उस क्षेत्रीय शब्द का अर्थ वो नहीं पहचान पाता है, और इसी कारण से जब उसको अर्थ नहीं पता चलता तो उस पाठ को वो विक्षिप्त पाठ समझ लेता है, अनर्थक पाठ समझ लेता है और उसको हटा देता है। तो ज्ञान जो संपादक है इसके ज्ञान कितना है, जितना ज्ञान होगा उतना ही वो अधिक शुद्ध पाठ के नजदीक पहुंचेगा। तो शब्द के अर्थ का ज्ञान प्रामाणिक सापेक्ष है। यदि किसी पाठालोचक का ज्ञान बहुत सीमित है तो कभी कभी वह क्षेत्र विशेष के बहुत प्रचलित शब्द का अर्थ नहीं जान पाता, फलतः अपने सीमित ज्ञान के कारण अर्थ को दृष्टि में रखते हुए त्रुटिपूर्ण संशोधन कर देता है। यह भी सच है कि पाठालोचक भी कृतिकालीन समस्त शब्दों के अर्थ से परिचित नहीं रहता। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति उस काल की जो है उस काल में जिस काल में कृति लिखी जा रही है उस काल में प्रयुक्त सभी शब्दों से वो परिचित हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शब्द तो अनंत है। अतः पाठ विज्ञान से निर्धारित रूप को ही उसे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कोई शब्द हो सकता है कि जिसका अर्थ भविष्य में ज्ञान वर्धन के साथ प्राप्त हो, बाद में कोई व्यक्ति को उसका अर्थ प्राप्त हो जाए, लेकिन अभी जो संपादन कर रहा है उसको उसका अर्थ नहीं पता है। जैसे पद्मावत के सास दुआली, एक पाठ है पद्मावत में सास दुआली। इस पाठ को डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने बाह्य संभावना के द्वारा प्रामाणिक सिद्ध किया है। सांस दुआली या डोरी है, तो उन्होंने उसको कहा कि ये सांस दुआली या डोरी है, ऐसा उन्होंने कहा। उस पाठ को उन्होंने बाह्य साक्ष्यों के आधार पर, लोक में प्रचलित शब्दों के आधार पर उन्होंने उस पाठ को प्रामाणिक किया है कि भाई ये पाठ का अर्थ ऐसा होगा। यदि किसी ग्रंथ की एक ही प्रति उपलब्ध हो, कई बार ऐसा होता है कि समीक्षात्मक संपादन या संपादन करना है लेकिन एक ही प्रति उपलब्ध है, तब कॉलेक्शन शीट कैसे बनाएंगे, और वह भी मूल नहीं हो, किसी कॉपी की कॉपी हो, तो भी उसका संपादन या पाठालोचन हो सकता है। फिर भी उसका संपादन हो सकता है, पाठालोचन हो सकता है, समीक्षा हो सकती है। तो ऐसे ग्रंथ के संपादन में यह जानना आवश्यक है कि आंतरिक बाह्य साक्ष्य से ग्रंथ का रचना काल क्या है। और कई बार ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक ही किसी पांडुलिपि की एक ही प्रति यदि प्राप्त हो रही है तो उसका संपादन या उसका पाठालोचन कैसे करें, समीक्षात्मक संपादन किया जा सकता है या नहीं। तो आपका उत्तर होगा हाँ, किया जा सकता है। कैसे करेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रंथ के संपादन में यह जानना आवश्यक है कि आंतरिक बाह्य साक्ष्य से ग्रंथ का रचना काल क्या था। पहले देख लेना है कि वो ग्रंथ किस समय में लिखा गया है। आंतरिक साक्ष्य के आधार पर बाह्य साक्ष्यों के आधार पर। आंतरिक साक्ष्य क्या होंगे, उस ग्रंथ का जो है प्रसंग, उस कवि का यदि नाम मिल जाए तो कवि का काल के आधार पर, और या फिर ग्रंथ का नाम मिल रहा है तो उस ग्रंथों का बाह्य साक्ष्य क्या होंगे, बाह्य ग्रंथों में किन किन ग्रंथों में प्रयोग हो रहा है, जिन ग्रंथों में उस ग्रंथ का नाम उल्लेख हो रहा है या उस ग्रंथ के कुछ पाठ उल्लेखित हो रहे हैं। स्वाभाविक है उन पाठों को उस ग्रंथ के पहले की ये रचना है। जैसे कि 11वीं शताब्दी का कोई ग्रंथ है, उसका नाम उल्लेख आपको 10वीं शताब्दी के ग्रंथ में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक तो रचना ही नहीं हुई। आपको 12वीं 13वीं शताब्दी के ग्रंथ में मिला या 1150 के ग्रंथ में मिला, तो उसके आधार पर आप उस ग्रंथ का समय निर्धारित कर सकते हैं कि ये इस ग्रंथ का समकालीन हो सकता है, कौन सा प्रसंग चल रहा है, क्या विषय है, इसके आधार पर। आंतरिक बाह्य साक्ष्य से ग्रंथ का रचना काल क्या है यह पता करना है, कहाँ लिखा गया है उस स्थान का पता करना है। तो उससे क्या होगा कि उस ग्रंथ पर, उस स्थान पर, उस परिवेश में और भी ग्रंथ लिखे गए थे, उस काल के और ग्रंथ होंगे तो उन वो कर्ता आपस में एक दूसरे के पहचान के भी होंगे।
तो उससे भी हम जो है पाठों को जो है देख सकते हैं, दूसरे ग्रंथों से मिलान कर सकते हैं। तो एक ही स्थान पर लिखा गया है या जगह जगह लिखा गया, कई बार ऐसा भी होता है एक ही ग्रंथ एक स्थान पर बैठ करके ना लिखा गया, बल्कि कई स्थानों पर लिखा गया। एक ही लिपिक है लेकिन वो जो है कभी कुछ कुछ दिन एक स्थान पर रहा, कुछ दिन दूसरे स्थान पर रहा ग्रंथकर्ता, तो आधा उसने वहां लिखा, आधा कहीं और लिखा। अभी हम लोग भी ऐसा करते हैं, जैसे साधु भगवान विहार करते हैं, 15 दिन किसी एक उपाश्रय में है, दूसरे 15 दिन दूसरे उपाश्रय में है, तो एक स्थान पर आधा लिखा, दूसरे स्थान पर आधा लिखा, तीसरे स्थान पर आधा लिखा, तो स्थान परिवर्तित होता रहेगा। तो वो देख लेना कि एक ही स्थान पर लिखा गया है, अलग जगह अलग अलग स्थानों पर लिखा गया है, अलग अलग स्थानों पर लिखा गया होगा, तो हो सकता है कि वो ग्रंथकर्ता उन अलग अलग स्थानों का नाम उल्लेख करे, या वहाँ के भौगोलिक भौगोलिक परिदृश्य का उल्लेख करे, या वहाँ के कुछ लोगों का नाम उल्लेख करे। तो उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये ग्रंथ अलग अलग स्थानों पर लिखा गया है। और जिस स्थान पर रहकर ग्रंथ लिखा गया वहां की भाषा क्या थी, अब ये देखना है कि जिस स्थान पर लिखा गया उस क्षेत्र के लोगों, बोलने वाले लोगों की भाषा क्या थी, तत्कालीन अन्य रचनाकार कौन कौन थे आदि बातों का पता लगाना है। उस समय जो है अन्य रचनाकारों ने क्या उस क्षेत्र का उल्लेख किया है, क्या उस समय पॉपुलर विषय क्या था, किस विषय पर ज्यादातर लोगों ने अपने ग्रंथ लिखे, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो आदि इन बातों का पता लगाना बाह्य साक्ष्य पाठालोचन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अंतः साक्ष्य का ज्ञान। अंतः साक्ष्य का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग इतिहास, तो वो अंत्य साक्ष्य का ज्ञान कैसे होगा, इतिहास के द्वारा, पुरातत्वान्वेषी शिलालेखों के द्वारा, पुरातत्व विषय कुछ पुरातत्वीय शिलालेखों में कहीं कुछ उस विषय से संबंधित कुछ उल्लेख हुआ है क्या, तथा ताम्र पत्रों के पाठों के द्वारा उनके उद्घाटन के समय किया जा सकता है। इसमें अर्थ न्यास का भी अपना महत्व है। तो उन शिलालेख अथवा ताम्र पत्रों में तत्कालीन जो है लेख है, उनमें कैसी रचना शैली, कैसे शब्द, कैसे प्रसंग, कैसे विषय वस्तु का उल्लेख हुआ है, उसके आधार पर भी तत्कालीन ग्रंथ का जो है पाठों का निर्धारण किया जा सकता है। क्योंकि उसी का अनुमान संपूर्ण ग्रंथ के अध्ययन के उपरांत लगाया जा सकता है। संपूर्ण ग्रंथ का पूर्ण अध्ययन करने से शब्दावली एवं वाक्य पद्धति का भी पाठालोचक को इतना ज्ञान हो जाता है, पूरा ग्रंथ को एक बार पाठक ने पढ़ लिया तो उसको उस ग्रंथकार की वाक्य शैली, उसकी रचना शैली और पाठ प्रयोग करने की विधा, उसका ज्ञान उसको हो जाता है। वह त्रुटित या संदिग्ध स्थलों की पूर्ति प्राय उपयुक्त शब्द या वाक्य से कर सकता है, और उसको कहाँ कहाँ वो रचनाकार किन किन शब्दों में, किन किन अक्षरों में कहीं गलती करता है, या प्रतिलिपिकार ने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, प्रतिलिपिकार की क्या क्या कमियां हैं, वो ग्रंथ को पढ़ने से पता चल जाता है। तो वो जब वो ग्रंथ को पढ़ने वाला जो संपादक है उसको पता चल गया, शैली पता चल गई, तो कुछ पाठों को तो वो स्वतः ही अपने विवेक के आधार पर ठीक कर सकता है। और इस प्रकार के अनुमानित शब्द को तो वो अनुमान के आधार पर ही सही कर रहा है, उस पाठ को ठीक कर रहा है, उसको कोष्टक में बंद कर देना चाहिए। और उस अनुमानित पाठ को ग्रंथ का संपादन करते समय आपको लगता है कि अनुमान के आधार पर लगा लिया कि नहीं ये पाठ ऐसा होना चाहिए, मात्रा की कोई गलती थी या कोई एक अक्षर की गलती थी, जैसे कि विवेक विवेक लीना, ठीक है, विवेक लीना, विवेक लीना, विवेक शालीन जन, ऐसा सर विवेक के बाद आपने क्या लिखा है सर? हम विवेक
विवेकशाली ऐसा लिखना था। अच्छा हाँ, ये है ना, विवेक के बाद क्या लिखा है? मैं यहाँ लिखता हूँ इधर नहीं, इधर लिखता हूँ पाठ ना, विवेक विवेकशाली जन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमें लिखा हुआ मिला विवेक निधन जन। अभी दिखाए यहाँ क्या, आज कलम भी कम चल रहा है। ये आपको पाठ दिखाई दे रहा है? विवेक जन, लेकिन विवेकशाली न हो जना ऐसा होना चाहिए। उसने देखा कि पृथ्वी विकार बीच में का अक्षर छोड़ता है, तो अब यहाँ छोड़ना है, तो जब आप पाठ लिखेंगे इसमें लिखेंगे विवेक और शास्त्र है, तो ऐसे एक ब्रेक लगाइए, इसमें शाह और लीडर जन्म। तो ये जो जोड़ा हुआ पाठ है ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि ये संपादक ने पाठ ऐड किया है, मूल प्रत में ऐसा अक्षर नहीं था। ऐसा ये आप ये कर सकते हैं, ब्रैकेट पाठ लिख सकते हैं, अर्थात ये बाद में ऐड किए हुआ है। सर जी दिखाई दिया आपको? साहब जी जुड़े हैं सर ना? दिखाई दिया, जी जी दिखाई दिया सर। जी। तो यदि किसी पाठ को बाद में संपादक जोड़ रहा है तो उसको ब्रैकेट में या इन्वर्टेड ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जिससे और ग्रंथ के भूमिका में हमें लिख भी देना होगा कि इसमें कुछ पाठों को हमने स्वयं सुधारा है, मूल टेक्स्ट में रखा है, कुछ अक्षर छूट गए छूटे हुए हैं या कोई शब्द पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो हमने उनको हमारे विवेक से लिखा है और वो सबको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है। अतः ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए जितने भी शब्द या पाठ हैं या कोई पंक्ति है, तो उसको संपादक का माने। इतना आप वहां स्पष्ट कर देंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि यह संपादक ने ऐड किया है। तो इस प्रकार अनुमानित शब्द का कोष्टक में बंद कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में पाठक को इन कोष्टकों से यह पता चल सके कि यह शब्द या वाक्य संपादक के सुझाव हैं, संपादक ने स्वयं इनको अपने अनुमान के आधार पर ऐड किया है। इस प्रकार तैयार पाठ में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का भी उपयोग हो सकता है। ये तो सांख्यिकी का कैसे उपयोग होगा कि एक ही शब्द के कई रूप मिलने पर कौन सा प्रामाणिक हो सकता है, इसका ज्ञान सांख्यिकी से आसानी से हो सकता है। सांख्यिकी से ऐसे शब्दों के विविध रूपों की आवृत्तियां देखी जा सकती हैं। तो सांख्यिकी में क्या है कि हम आवृत्तियां देखते हैं, कोई चीज कितनी बार प्रयोग हुई है, एक शब्द है वो उस ग्रंथ में और कहाँ कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो उसके आधार पर भी हम उस आवृत्ति के आधार पर भी उस शब्द को जो है चयन कर सकते हैं। संपादित किए जाने वाले ग्रंथ की भाषा का व्याकरण भी तैयार करना चाहिए। उस ग्रंथ की भाषा जो है उसका व्याकरण कैसा है और कैसे छंदों का प्रयोग करता है, कौन अलंकारों का प्रयोग करता है, और कौन कैसे समासों का प्रयोग करता है, किन संधियों का प्रयोग करता है, वो सब का भी हम जो है उस संकलन करके हमें लिख लेना चाहिए, जिससे कि ग्रंथकार की शैली पूरी हम जो है हमारी उस ग्रंथ के जो प्रारंभ में उसका हम उल्लेख कर सकते हैं, ग्रंथ के विषय वस्तु का जहां हम परिचय दे रहे हैं वहां उस शैली वगैरह के विषय में भी लिख सकते हैं, व्याकरणगत उसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कर सकते हैं ग्रंथ का परिचय में आमुख में।
यदि रचनाकार की कोई अन्य रचना भी मिलती है तो दोनों की भाषा की तुलना से ग्रंथ को और भी अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं। यदि उसकी और भी ग्रंथ रचना कोई रचना मिल रही है तो उस ग्रंथ रचना को भी देखना है, उसमें उन्होंने कैसी शैली प्रयुक्त की है। शैली, उसकी भाषा विन्यास लगभग समान होगा, क्योंकि जो विद्वान है वो उसका शब्दों का चयन उस हर ग्रंथ में उसी लेवल का होगा। तो एक और ग्रंथ मिल रहा है तो उसके शब्द विन्यास, उसकी रचना शैली, उसकी में प्रयुक्त व्याकरण, छंद आदि के आधार पर हम हमारे जिस ग्रंथ का संपादन हम कर रहे हैं उसके पतित पाठों या पाठ भेदों के निर्धारण में हमें सहयोग कर सकता है। तो इसके आधार पर हम अपने मूल ग्रंथ को प्रामाणिक बना सकते हैं। ऐसे ग्रंथों की शब्दानुक्रमणिका देना भी उपयुक्त रहता है, और ऐसे ग्रंथों की शब्दानुक्रमणिका भी देनी चाहिए। तो शब्दानुक्रमणिका मतलब कि वो ये शब्दानुक्रमणिका भी परिशिष्ट में ही जाएगी ग्रंथ के अंत में। जैसे श्लोक है, श्लोकों को आप शब्दानुक्रम के अनुसार अ से प्रारंभ होने वाला श्लोक हो तो अंत में आप लिख दीजिए श्लोक संख्या, अ से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से श्लोक हैं। तो हो सकता है एक तीसरा श्लोक है, एक पांचवा है, एक 10वां है, एक 5वें अध्याय का 50वां है। तो उन सारे को जो है आप एक एक जो है जैसे पहले सबसे पहले में कौन सा अ में पहले संख्या के अनुसार पहले नंबर पे या तीसरे नंबर पे पहला आएगा। पहले पहले नंबर पे जैसे तीसरे नंबर का श्लोक है, इसमें अ से शुरू हो रहा है तो उसका प्रारंभ का एक शब्द आप लिख सकते हैं। तो किसी को यदि मिलान करना है कि अ से प्राप्त होने वाले कितने श्लोक इस ग्रंथ में हैं, आ से कितने प्रारंभ हो रहे हैं, क से कितने श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं, तो उन सब की एक सूची आ जाएगी। इस प्रकार से शब्दानुक्रमणी का भी यानी शब्दों को अनुक्रम के अनुसार जो है, जो श्लोक अनुक्रम अनुसार हम उनका शॉर्ट में जो है एक एक शब्द का उल्लेख करके परिशिष्ट में दे सकते हैं, जिससे कि ये भी होगा कौन सा श्लोक किस पेज पे है वो ढूंढने के लिए आप सिर्फ परिशिष्ट में जाइए, उस श्लोक का जो है आगे के शब्दों को देखिए, शब्दों के आधार पर ढूंढिए, और जैसे ही आप वहां मिल जाएगा, आपको पेज नंबर मिल जाएगा कि भाई ये श्लोक पेज नंबर 70 पे है, सीधा 70 नंबर पेज पे जाइए, वहां आपका वो श्लोक मिल जाएगा। तो शब्दानुक्रमणिका भी देनी चाहिए, अच्छा रहता है। आजकल पाठ अनुसंधान अर्थात टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म भाषा विज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और ये समीक्षात्मक संपादन को भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अतः पाठ अनुसंधान के सिद्धांत भी वैज्ञानिक हो गए हैं। पाठ संपादन की सामान्य पद्धतियों की विश्वसनीयता आजकल समाप्त हो गई है। तो अभी पाठ संपादन की सामान्य पद्धतियां जो है बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं, विशिष्ट पद्धतियों के द्वारा पाठ संपादन करने का जो है की प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो विशिष्ट जो पद्धतियां क्या होंगी, बाह्य साक्ष्यों के आधार पर, आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर, लिंग्विस्टिक के भाषा विज्ञान के आधार पर, और अन्य ग्रंथों के साथ मिलान करके व्याकरणगत दृष्टियों के आधार पर उन पाठों को निर्धारित करना, ये विशिष्ट हो गया। समीक्षात्मक संपादन, बहुत सारी पांडुलिपियों को लो, उसमें से पाठों को निकालो, और उन पाठों में से कौन पाठ ठीक है, किस कारण से ठीक है, उन सारे कारणों का भी उल्लेख जो है फुटनोट में दीजिए। तो ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो है समीक्षात्मक संपादन होगा तो वो अधिक ऑथेंटिक होगा। अब है मूल पाठ निर्माण। मूल पाठ का प्रामाणिक पुनर्निर्माण भी पाठालोचन का ही एक पक्ष है। मूल पाठ का जो मूल पाठ क्या था उसका प्रामाणिक पुनर्निर्माण, उन्हें प्रामाणिक कोई पाठ बनाना है मूल पाठ जैसा ही, या मूल पाठ उन्हें प्रामाणिक मूल पाठ बनाना है, तो जो है पाठालोचन का ही एक पक्ष है। यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आपको पाठ तो मिला नहीं लेकिन उसके जैसा ही मूल पाठ बनाना है,
तब आपको बहुत सारे साक्ष्यों को, उस ग्रंथकार की जो रचना शैली है उसके दिमाग को पढ़ करके वो कैसे शब्द शैली का, कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे ही शब्दों का, वैसे ही शैली का, वैसे ही छंदों का प्रयोग करके आप मूल पाठ को बनाएंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र का पाठ पुनर्निर्माण लें, जैसे कि पंचतंत्र का के पाठों का पुनर्निर्माण हुआ, तो फ्रैंकलिन जो एक है, एजर्टन ने पंचतंत्र के पाठ का पुनर्निर्माण किया। तो पंचतंत्र के पाठ का पुनर्निर्माण किया है फ्रैंकलिन एजर्टन। इसमें पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र के पाठों का पुनर्निर्माण या पंचतंत्र का जो है समीक्षा किसने की है, समीक्षात्मक संपादन। तो ये फ्रैंकलिन है। उन्होंने अपने द पंचतंत्र रिकंस्ट्रक्शन वॉल्यूम सेकंड के पृष्ठ 48 में विविध क्षेत्रों से प्राप्त पंचतंत्र के विविध रूपों को लेकर उनमें पाए जाने वाले अंतरों एवं भेदों की दृष्टि से रखकर उसके मूल पाठ का निर्माण करने का प्रयत्न किया। जितनी कॉपियां थी उन कॉपियों को लिया, फिर उनमें कौन कौन कॉपी अधिक ऑथेंटिक है, कौन अधिक पुरानी है, कौन किस कॉपी के नजदीकी है, ऐसे उनको सबको क्रम में रख करके और जो है फिर उन्होंने मूल पाठ का निर्माण करने का प्रयत्न किया। पंचतंत्र के विविध रूपांतरों में कहानियों में, तो उसमें कहानियां हैं पंचतंत्र में, तो उन कहानियों में आगम है। आगम मतलब कोई पाठ अलग से आया हुआ है। लोप है, अर्थात कोई पाठ लुप्त हो गया है, तो लोप मतलब पतित पाठ। आगम मतलब अधिक पाठ किसी ने जोड़ा हुआ है। और विपर्य, विपर्य भी है। विपर्य मतलब कि वो जो है आ, बिल्कुल ही विपरीत उदाहरण भी है जिनका उस पाठ के साथ कोई मेल नहीं खाता है, या फिर पूरा प्रसंग ही एक अलग तरह का उसमें डाला हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि पंचतंत्र का मूल क्या रहा होगा, तो फिर मूल रूप क्या रहा, और उसमें कौन कौन सी कहानी किस क्रम में रही होगी, कहानियां जो है किस क्रम में कौन सी कहानी रही होगी, ये वाचक का प्रश्न बनता है। अतः पंचतंत्र के मूल रूप के निर्माण करने की समस्या भी पाठालोचन का ही विषय है। मूल रूप का निर्माण करना है तो ये पाठालोचना करके करना होगा। अधिक विस्तार से और जो है फिर उसमें हमें अधिक विस्तार से चीजों को देखना होता है। मूल उसमें कौन कौन सी कहानियां बाद में जोड़ी गई है, उन कहानियों को निश्चय करने के लिए हमें क्या होगा कि पूर्व प्रसंग और पश्चात के प्रसंगों को देखना होगा। उस ग्रंथ में अन्य जो कहानियां हैं उनमें किस प्रसंग में वो कैसे कहानियां जोड़ी गई हैं, कितने किस अध्याय में कितनी कितनी कहानियां हैं। और यदि हो सकता है कि हर एक अध्याय में वो 10-10 कहानी देता हो, कहानी लिख रहा हो मूल करता, और किसी ने उसमें एक अध्याय में 15 कर दी, एक में 14 कर दी, एक में 17 कर दी, और हमें पता चल गया कि यहाँ तो हर एक अध्याय में 10-10 ही होनी चाहिए। तो जो 10 से अधिक जो कहानियां हैं वो सब जो है प्रक्षिप्त पाठ है, अलग से जुड़े हुए हैं। तो उन पाठों का जो है ढूंढना के लिए हमें उस प्रसंगों को के देख करके या फिर उस समकालीन अन्य ग्रंथों को देख करके उनमें प्रयुक्त कौन कौन सी कहानियों का उल्लेख हुआ है उदाहरण के रूप में, उसके आधार पर हम जो है मूल जो पाठ है उन तक पहुंच सकते हैं, और जो पाठ बाद में जोड़े गए हैं उनका निश्चय कर सकते हैं। और उन सारी पद्धतियों का हम फुटनोट डाल करके हमारे थीसिस में अंत में लिखते जाए कि हमने इस पाठ को ढूंढने के निर्धारण में इन इन पद्धतियों का, इन इन शास्त्रों का, इन इन जो है छंदों का, इन इन सूत्रों का उपयोग किया है, और इसके आधार पर हमने इस पाठ को स्थापित किया है। तो सारी चीजें आप डाल देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इस संपादक ने कितनी मेहनत की है और इन पाठों को किस आधार पर उन्होंने यहाँ मूल टेक्स्ट का हिस्सा बनाया है। इस प्रकार से आप जो है
समीक्षात्मक संपादन के द्वारा वो जो मूल कर्ता है उस मूल कर्ता के पाठ तक किसी हद तक पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% जो है पहुंच जाएंगे, लेकिन अधिक से अधिक मूलकर्ता के पाठों का तक आप पहुंच सकते हैं। जितना आप टेक्निक का उपयोग करेंगे, जितनी पद्धतियों का उपयोग करेंगे, उतना ही आपके पाठ शुद्ध होंगे। और एक संपादक का यही उद्देश्य रहता है कि वो मूलकर्ता ने के द्वारा लिखे गए पाठ का पुनर्स्थापित करें। अन्य बिच जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको वो बताए कि ये पाठ बाद में किसी विद्वान के द्वारा जोड़े गए हैं। तो उससे हमें मूल कर्ता की जो मूल कृति है वो हमें हमारे वाचकों को हम पढ़ने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं समीक्षात्मक संपादन के द्वारा। तो इसमें अभी आपका कोई प्रश्न है? लगभग समीक्षात्मक संपादन पूरा हो गया है। इसके संबंध में कोई प्रश्न सर किसी का? हाँ। सर ये तो ऐसे क्लियर हो गया, लेकिन जैसे जो त्रुटियां मिलती हैं उसमें भी अंतरंग त्रुटियां और बाह्य त्रुटियां, ऐसा कुछ मतलब उसको डिवीजन है क्या त्रुटियों का? जी, देखिए, त्रुटियां तो सब अंतरंग ही होंगी। हाँ, अंतरंग बाह्य त्रुटियां किस प्रकार से हो सकती हैं? बाह्य त्रुटियां मतलब प्रक्षिप्त पाठ उसे कह सकते हैं कि किसी ने वो पाठ उसमें कुछ अलग से जोड़ दिए, ये बाह्य त्रुटियां होंगी। अंतरंग त्रुटियां उस ग्रंथ के निर्माण के समय ही, लिखते समय ही कुछ त्रुटियां रह गई, कोई अक्षर छूट गए, कुछ पाठ छूट गए, और उसका जो है संशोधन नहीं हुआ उस ग्रंथ का, तो वो अंतरंग त्रुटियां पहले से ही हो जाती है, फिर वो अन्य प्रतियों में भी आएंगी। और बाह्य त्रुटियां जो है वो कभी भी हो सकती है, जब भी उसकी कोई प्रति बन तैयार हो रही है तब उसमें कोई नया पाठ किसी ने जोड़ दिया या कोई पाठ घटा दिया, तो वो बाह्य त्रुटियां में गिनी जाएंगी। ठीक है। उसी प्रकार से अंतरंग संशोधन के सिद्धांत, बाह्यांग संशोधन के सिद्धांत। तो अंतरंग सिद्धांतों में तो आपको वो ग्रंथ के विषय वस्तु, उसके अनुपूर्वी अनानुपूर्वी प्रसंग और शैली, ये सब चीजें, यानी कि उस ग्रंथ के अंदर से ही हमें कौन कौन से चीजें उस पाठ को ठीक करने में हमारा सहयोग कर सकती हैं, वो अंतरंग शैली होगी। बहिरंग शैली में उस ग्रंथ से बाहर के जो है सामग्री है, वो सामग्री कौन कौन सामग्री हो सकती है कि जिसके आधार पर हम हमारे इस ग्रंथ के पाठों को जो है ठीक कर सकते हैं, पाठ निर्धारण कर सकते हैं, वो सब बहिरंग सामग्री होगी। ओके। जी सर। और जी सर जैसे लिपि के कारण भी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। तो जैसे सर देवनागरी लिपि है, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। तो जैसे देवनागरी लिपि में कोई प्राचीन जैसे ग्रंथ मिलता है, तो उसमें जैसे कुछ एक आधा अक्षर या मात्रा कोई जैसे बंगला लिपि की लिखी गई, तो उस हिसाब से सर लिपि में क्या समस्याएं आती हैं? लिपि की मतलब जो समस्याएं, जो त्रुटियां बन जाती हैं फिर। जी जी, देखिए कई बार क्या होता है कि जो लिपिक है, उसको जिसको लेखक बोलते हैं, प्रतिलिपिकार, वो कई लिपियों का जानकार है और वो ग्रंथ तो लिख रहा है प्राचीन नागरी में, और भ्रम कई बार वो लिखते लिखते उसको 4-5 लिपियों का, 10 लिपियों का, 8 लिपियों का जानकार है। लिपियों का आपस में जो है अक्षर वो घालमेल हो जाता है। लिखते समय वो जो है 4 अक्षर लिखा नागरी लिपि का,
और पांचवा अक्षर लिख दिया, वो जो है कोई बंगला लिपि का अक्षर लिख दिया या शारदा लिपि का अक्षर लिख दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रंथ लिपि का अक्षर बना दिया, और वो क्योंकि वो तो लिख दिया और वो अक्षर को जानता है, दूसरी बार भी देखेगा तो उसको वो जो है अर्थघटन तो उसका हो रहा है, तो वो अक्षर जो है आ जाते हैं। वो होता है अधिक लिपियों की जानकार होने के कारण प्रमादवश उससे जो है कोई दूसरी लिपि का अक्षर वहां आ जाता है। तो ऐसा हमें कई ग्रंथों में, पांडुलिपियों में देखने को मिलता है कि उसमें किसी दूसरी लिपि के अक्षर प्रयोग हुए हो रहे होते हैं। कई बार मात्राओं का भी हो जाता है, पड़ी मात्रा का जो है प्रयोग कर सकता है वो, यदि पड़ी मात्रा का जानकार है और ग्रंथ लिख रहा है बिना पड़ी मात्रा वाला, और उसमें भी उसने पड़ी मात्रा लगा दी अक्षरों में, कुछ अक्षरों में, तो वो जो है वो उसके दूसरी लिपि या शैली के ज्ञान होने के कारण वो ज्ञान जो है उसको भ्रमवश जो है उन पांडुलिपियों में लिखते समय कुछ अक्षरों को वहां प्रयोग करा देता है। ओके, जी सर। तो तो सर हमें भी फिर ऐसी, जब हम लिप्यंतर कर रहे हैं, यदि ऐसे कुछ अक्षर आ गए हैं, हम उस लिपि को नहीं जानते हैं, तो हमें उस लिपि के जानकार व्यक्ति से संपर्क करके उससे जो है इस अक्षर को पूछ सकते हैं। या फिर ऐसी, अभी तो कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें बहुत सारी लिपियां दी हुई हैं, तो उन पुस्तकों को भी हम अपने पास रख करके उन चार्टों के साथ उस अक्षर को मिलान करके पहचान सकते हैं कि ये किस लिपि का कौन सा अक्षर हो सकता है। हाँ बोलिए। सर लिपि की और भी समस्याएं हो सकती हैं क्या, जो त्रुटियां बन सकती हैं? जैसे एक तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क फ लग सकता है, मतलब एक हाँ अक्षर दूसरा अक्षर लग हाँ, सकता है। देखिए संयुक्त अक्षरों की समस्या हो सकती है, मात्राओं की समस्या हो सकती है। ज्यादातर संयुक्त अक्षरों की जो है बहुत समस्या होती है। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते समय वो जो है कई बार नागरी में जैन नागरी लिपि का संयुक्त अक्षर को डाल देगा, या फिर जो है डबल जो के स्थान पर जौ झ का संयुक्त अक्षर प्रयोग कर दिया, सज्जन की जगह सज्जन लिख दिया। और कई बार उसकी लिपिकर्ता की अपनी भाषा भी एक समस्या हो जाती है, वो किस प्रदेश का है, उस प्रदेश में उस शब्द का उच्चारण क्या है, तो वो उस शब्द को जो है वहां वहां तो सही पढ़ता है, सामने वाली पांडुलिपि में जो लिखा हुआ है वहां तो सज्जन ही लिखा हुआ है, और लिखते समय वो जो है सज्जन लिख देता है, या तो वो उसकी जो है अपनी प्रांतीय भाषा का भी प्रभाव उसके लेखन में कई बार आता है। मात्राओं की समस्या और आपकी लेखनी की बर्तनी की समस्या भी हो सकती है, और लेखन का जो साधन है कागज वगैरह, उस पर किस अक्षर कैसे बन रहे हैं, अच्छे बन पा रहे हैं, स्याही फैल ज्यादा नहीं, स्याही तो ज्यादा नहीं फैल रही है। कई बार स्याही फैलने के कारण भी अक्षर जो है संयुक्त अक्षर एक दूसरे में घुस जाता है, समझ में नहीं आता है। ओके। जी सर। और सर एक उदात्त ध्वनि और अनुदात्त ध्वनि के कारण भी कोई समस्या आती है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, उदात्त देखिए ध्वनि? उदात्त और अनुदात्त, ये जो है स्वरित उदात्त अनुदात्त, ये व्याकरण के में जो है जो शब्द है ना, जो वर्ण है, उन वर्णों का जो है ये उच्चारण है। कोई उदात्त उच्चारण है, किसी अक्षर का अनुदात्त उच्चारण है, और कोई जो है आपको दीर्घ मात्रा के साथ उच्चारित करना है, कोई ह्रस्व मात्रा के साथ उच्चारण करना है। पता चला कि दीर्घ मात्रा वाले में ह्रस्व मात्रा लगा दिया, जैसे कि इमली लिखना था, ह्रस्व इकार की जगह उसने दीर्घ इकार लगा दिया, इमली कर दिया, तो वहां जो है उदात्त अनुदात्त का के कारण जो है पाठभेद हो जाते हैं। जैसे कि गुजरात में जैसे कि कीमत शब्द है, गुजरात में उसको किम्मत बोलते हैं, किम्मत।
और जैसे कि ये जो है ज्ञान शब्द है, गुजरात और महाराष्ट्र में उसको ज्ञान बोलते हैं। या फिर जो है कई बार ओ और ऊ का उच्चारण में कहीं वो जो है ह्रस्व उकार का, जैसे कि कुमार में ह्रस्व उकार का उच्चारण होना चाहिए, कुछ लोग उसको कुमार बड़े ऊ का उच्चारण करके लिखते हैं। और जैसे बंगाल बंगाल में भी ऐसे बहुत से उच्चारण हैं कि वो जो है ह्रस्व का दीर्घ जो है उच्चारण कर देते हैं। तो कीमत का की जो है कीमत का कीमत ऐसा उच्चारण कर देंगे, या कीमती का कीमती ऐसा लेखन कर देंगे। तो वो प्रांतीय उच्चारण के कारण भी, और ये ह्रस्व उदात्त अनुदात्त के कारण, या फिर स्वरित के कारण, स्वर में उसको जो है ज्ञान नहीं है, स्वर का उससे अच्छे से ज्ञान नहीं है, अनुस्वार की जगह वो जो है न का प्रयोग कर देता है, न की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर देता है। तो ये इस कारण से भी गलतियां होती है। ठीक है। जी सर। तो उदात्त मतलब उच्चैर उदात्त, अनुदात्त मतलब निश्चय उदात्त। तो उदात्त का उच्चारण ऊंचा होगा, दो मात्रिक होगा, और अनुदात एक मात्रिक होगा। ह्रस्व उकार अनुदात होगा, दीर्घ उकार उदात्त होगा। ठीक है। जी सर। जी। और कोई और प्रश्न? सर दैवी और काल्पनिक लिपियां जैसे देवलिपि, वायु, हवाओं की लिपि, आकाश के देवताओं की लिपि, ऐसा भी कुछ वर्णन दे, मिलता है क्या उनका? देखिए ऐसा है, कुछ लिपियों को दैवीय लिपि के रूप में माना जाता है कि देवताओं के द्वारा बनाई हुई लिपियां हैं। कुछ काल्पनिक लिपियां हैं, लोगों ने अपनी कल्पना के आधार पर बना दी है। जैसे यक्ष लिपि, किन्नर लिपि, यक्षों की लिपि, किन्नरों किन्नरों की लिपि, और जो है जो आशु लिपि, रंजना लिपि, और जो है खाबुची पाबुची लिपि, खाबुची लिपि, और किनारी लिपि, किन्नरों की लिपि, यक्ष यक्ष यक्षों की लिपि, तो यक्ष जो है देव है। नाग लिपि, नागों की लिपि। आप देखेंगे ये ललित विस्तार में 64 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है, शायद मैंने बताया होगा। तो वहां पे दैवीय लिपियों का भी उल्लेख है। प्रांतीय लिपियां जैसे अंग लिपि, बंग लिपि, या फिर शंख लिपि। और इस प्रकार से ये लिपियों का जो है ये होगा, लिपियों के प्रकार उनको जो है कह सकते हैं। ठीक है। जी सर। और एक शास्त्रावर्त लिपि पुस्तकों हाँ, भाषा। शास्त्रावर्त लिपि का मतलब है कि शास्त्र लेखन के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि। जैसे कि एक ग्रंथ लिपि है, वो ग्रंथ लिपि दक्षिण भारत की है, और वो संस्कृत के ग्रंथ लिखने के लिए उसका निर्माण किया गया, इसलिए उसका नाम ग्रंथ लिपि हो गया। नागरी नगर नगर में चलन होने के कारण नागरी लिपि बन गया। ब्राह्मी ब्राह्मी को जो देव लिपि कह सकते हैं आप, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई, या फिर भगवान ऋषभ देव की के द्वारा बनाई हुई लिपि, तो वो हमारे लिए देव है। ओके। जी सर। जी। और सर कोई ऐसी लिपि भी होती है क्या जिसमें चित्र रेखा भी मिक्स हो, अक्षर भी, वर्ण भी? हाँ हाँ हाँ, अ, चित्रलिपि में आपको जो है कुछ अक्षर भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप रंजना लिपि को देखिए, रंजना लिपि में कई सारे अक्षरों को मिला करके जो है एक अक्षर बनता है। मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके? जी सर। ये जैसे देखिए, ये जो है
सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपियां, सिंधु घाटी की लिपि, यहाँ चित्र भी है और अक्षर भी है। ये ऊपर में अक्षर है और यहाँ ये चित्र बना हुआ है, शील है ये पत्थर पे। ओके। और जी जैसे सर। ये लिपियां आप देख सकते हैं, इसी में जैसे ये ब्राह्मी का मौ जैसा है और कुछ ये गोल चक्र जैसा बना हुआ है, तो चित्र जैसे भी बने हैं और अक्षर भी बने हुए हैं। ये जैसे आपका ब्राह्मी का क जैसा, ये स्टैंडिंग लाइन ब्राह्मी का र जैसा। तो यहाँ दोनों आ गए, आपको चित्र भी आ गए और ये जैसे ये पिलर है, तो इस पिलर के ऊपर खोद करके ब्राह्मी लिखी हुई है। और बता देता हूँ आप लोगों को, ये मैंने नहीं दिखाया ना ये वाला प्रेजेंटेशन। नहीं सर, ये वाला नहीं दिखाया। देखिए ये चित्रलिपि है ना, यहाँ ये कील अक्षर कील के जैसे, इसको कील अक्षर लिपि बोलते हैं। ये 2600 सेंचुरी बीसी की है, बिफोर क्राइस्ट 2600 सेंचुरी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो ये अक्षरों की आकृति, हर एक अक्षर की आकृति नुकीली कील के जैसी है, कील अक्षर हो गया, चित्रलिपि हो गई। ये देखिए चित्रलिपि है, चाइना की भी चित्रलिपि है, खरोष्टी भी चित्रलिपि है। देखिए एक चित्र जैसा बना हुआ है। तो ये मिस्र की हीरोग्राफिक लिपि के जो है चिन्ह है, मिस्र में प्रयुक्त होने वाली। ये अनाज का क्रम एक विकास चित्र के द्वारा बनाया गया है, यानी कि ये अनाज का विकास क्रम चित्रलिपि हो गई। ये सूर्य, ये जो है ये सूर्य का द्योतक है। ये रज्जु लिपि है, पेरू से प्राप्त है। देखिए पेरू से प्राप्त सूत्र लिपि, इसमें अक्षर ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर लिख करके लिखने का विधान है, ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो गया, रस्सी के जैसे हो गए ये, है ना। इसको रज्जु बने रस्सी। ये भी एक लिपि है, पेरू से प्राप्त है। ये देखिए यहाँ ये गिल महेश वगैरह की ये जो है एक शील है, उसके ऊपर चित्र, ये नीचे ये चित्र भी बना है और ये अक्षर भी लिखे हैं ऊपर में। देखिए यहाँ मछली जैसा बना है, ये दिखाई दे रहा है मछली। और ये अक्षर है, ये मौ जैसा ब्राह्मी का मौ बना हुआ है, ये य जैसा है उल्टा तीर। उसके अलावा इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ एक व्यक्ति है और गिलगमेश सील बोलते हैं इसको, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें ऊपर में देखिए मछली जैसा है और सीधा तीर जैसा है। तो ये ऊपर में तो अक्षर है, नीचे चित्र बना हुआ है। और चित्र में ये व्यक्ति जो है ना, इस व्यक्ति ने, ये शौर्य का प्रतीक है, दो शेरों को गले से पकड़ के ऐसे उठाया हुआ है। तो ही वॉज द 16 फीट टॉल, ये व्यक्ति 16 फीट का लंबा है, राजा है गिलगमेश, और उसके शौर्य का प्रतीक है। उसने दो शेरों को गला पकड़ करके जो है ऐसे टांगा हुआ है। तो अब इस सील को, इस चित्र को देख करके जो है उस पे, उसके ऊपर कोई आक्रमण करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये शौर्य का प्रतीक, जैसे भावलिपि है, आंख का चित्र बना दिया, आपको पता चल गया कि आंसू टपक रहे हैं, अर्थात दुख बोधक है, कोई रो रहा है। सूर्य के लिए एक गोला बना दिया, ताप का भी प्रतीक है, प्रकाश का भी प्रतीक है, तारा का भी प्रतीक है। ये भावलिपि हो गई। जैसे आजकल इमोजी वगैरह प्रयोग होती है ना मोबाइल में, हाउ आर यू, अगर दुखी है तो वो जो है सैड का फोटो दे देंगे, खुशी है तो एक अच्छा मुस्कान वाला मुस्कुराता हुआ एक फोटो डाल देंगे। सो रहे हैं, हाउ आर यू, लिखने की जरूरत नहीं, स्लीपिंग, खाली सोने का एक जो है वो आप डाल दीजिए, सो रहे हो। तो अभी भी ऐसी जो है चित्रलिपि का प्रयोग हो रहा है। अभी तो ऐसी भी लिपियां, अभी देखिए हमेशा नई नई लिपियां बनती रहती है। अभी आप टाइम देखिए, टाइम बताने के लिए क्या करेंगे लोग, जैसे कि 9 बजा है तो 9 o'clock, 9 o'clock की जगह खाली 9 नंबर लिख दिया और ओ लिख दिया, OC, 9 o'clock, 9 बजे आए। या फिर कई बार गुड नाइट, गुड नाइट करने के लिए क्या करेंगे, वो जो है गुड करके और नाइट के लिए खाली जो है 9 नंबर लिख देंगे। या कोई जो है ऐसा नंबर प्रयोग, आधा कोई लिपि प्रयोग करेंगे, आदि कुछ अक्षर प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य के लिए ऐसा चित्र है, मछली के लिए ऐसा, ये हार्ट शेप है, चलने के लिए ऐसा चित्र बना दिया।
ये तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि का जो है एक 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 शिलालेख है, खोद करके लिखा हुआ है ना। ये शिलालेख या स्तंभ लेख है, बड़ा पिलर है और उस पर खोद करके अक्षरों को लिखा। ये ब्राह्मी हो गई, ये खरोष्टी है। खरोष्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल चित्रलिपि है, दिखाई दे रहा है। तो इस खरोष्टी के अक्षर जो है, खर माने गधा, गधे के ओठ के जैसे इनके अक्षरों की आकृति है, इसलिए खरोष्टी नाम पड़ गया। आप देख सकते हैं, ये अक्षर को देख सकते हैं, गधे के ओठ जैसा लग रहा है। तो ये चित्रलिपि हो गई आपकी। और ये खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये खरोष्टी है, ताड़पत्र पर लिखी हुई है, लकड़ी पर है। ये भी बेम्बू की लकड़ी पर खरोष्टी लिखी हुई है। ये खरोष्टी का शिलालेख है, ये सब दाएं से बाएं लिखा है, ये पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और जो आपको रंजना लिपि दिखा देता हूँ ये, जैसे कि आप जो लिपियां बोल रहे थे, देखिए बम्बी लिपि आपके समवायक सूत्र में जो 18 लिपियों का उल्लेख हुआ है, इसमें बम्बी, जबनानी यानी यवनों की लिपि, दोसापुरिया लिपि, खरोठी अर्थात खरोष्टी, पुखर सरिया लिपि, भोगवैया लिपि, पहाड़ाइया लिपि अर्थात पहाड़ी लिपि, उप अंतरिक्षीय लिपि, उप अंतरिक्षीय लिपि, अक्षर पिटिया लिपि, अक्षरों को पीट पट करके लिखे जाने वाली लिपि, तेवणिया लिपि, गिराइया लिपि, अंक लिपि मतलब गणित के लिए, गणित लिपि, गंधर्व लिपि, गंधर्व मतलब गंधर्वों की लिपि, और आसंद लिपि, आसंदों की लिपि, माहेश लिपि, माहेश लिपि मतलब हो सकता है माहेश्वरों की लिपि, कोई वो जो है, वो जो ये ये होते थे, ये जो मुनिम वगैरह, उनकी लिपि हो सकती है। दामिनी लिपि, पुलिंदी लिपि, पुलिंद की लिपि, ऐसा भी आपको मिलेगा। तो ललित विस्तर में भी 64 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है। ये देखिए कौन कौन सी है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, पुष्कर सारी लिपि, अंग लिपि, बंग लिपि, अंग प्रदेश मगध, बंग प्रदेश मगध लिपि, माल्य लिपि, मनुष्य लिपि, अंगुत्तर लिपि, शाकरी लिपि, ब्रह्मवल्ली लिपि, द्राविड़ लिपि, कनारी लिपि, दक्षिणी लिपि, उग्र लिपि मतलब जल्दी जल्दी लिखा जाए, संख्या लिपि, अनुलोम लिपि, उर्दू लिपि, दरद लिपि, खास्य लिपि, चीन लिपि, हूण लिपि, मध्याक्षर लिपि, पुष्प लिपि, अक्षर पुष्प के जैसे होंगे, नाग लिपि, नागों की लिपि, यक्ष लिपि, गंधर्वों की लिपि, किन्नर लिपि, किन्नरों की लिपि, असुर लिपि, देखिए असुरों की लिपि, गरुड़ लिपि, मृग चक्र लिपि, चक्र लिपि, भौमदेव लिपि, अब भौमदेव कोई देव है, वायु मरु लिपि, अंतरिक्ष देव की लिपि, पूर्व विदेह की लिपि, अपर गौड़ लिपि, उत्तर कुरुद्वीप की लिपि, उच्छेप लिपि, निक्षेप लिपि, विक्षेप लिपि, प्रक्षेप लिपि, सागर लिपि, वज्र लिपि, लेख लिपि, अनुवृत्त लिपि, शास्त्र वार्ता लिपि, गणावर्त लिपि, और जो कि पाद लिखित और दशोत्तर पद संधि, विमिश्रित लिपि, सर्वरुत संग्रहणी लिपि, विद्यानुलोम, अनुलोम, अनुलोम प्रतिलोम वाली लिपि, और अध्याहरण लिपि, ऋषि तप स्तप्त लिपि, धरणी लिपि, सर्वसार संग्रहणी लिपि, सर्वभूत रुद्र ग्रहणी लिपि, इतने सारे लिपियां, ये 64 लिपियां जो ललित विस्तर में उल्लेख हुई है, आज से जो है 2600 लगभग 2000 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले कह सकते हैं। और ये देखिए हंस लिपि, मूव लिपि, जखा तट लिपि, रुखी लिपि, उड्डी लिपि, जवड़ी लिपि, तुरक्की लिपि, किनारी, द्राविड़ी, सिंधिया लिपि, मलवाणी, नड़ी लिपि, नागरी लिपि, लाड़ लिपि, पारसी लिपि, तह लिपि, चाणक्य लिपि, ये विशेष आवश्यक सूत्र में 18 लिपियों का नाम उल्लेख हुआ है, तो उसमें नागरी लिपि का उल्लेख है। जवनानी जवनों की, यवनानी यवनों की, ये जो है वार्तिक महाभाष्य में जो है, महाभाष्य के वार्तिक में महाभाष्य में लिखा है, पांड्य सूत्र में महाभाष्य में कि यवनान लिप्याम इत्यपि वार्तिकम, यवनों की लिपि यवनानी लिपि। ये जो है इन लिपियों के देवताएं हैं। मेसोपोटामिया की लिपि के देवता नेबू हैं। ओके, और मैं आपको एक लिपि दिखा, ये सर्जन प्रिंसिप हैं, जिन्होंने 1799 से 1840 के बीच में ब्राह्मी लिपि को दोबारा से पढ़ा। और ये देखिए संस्कृत अच्छी, जैसे आ बनाया, आ शब्द जो है ना शायद अक्षी से आया हो, आंख ऐसा होता है,
ब्राह्मी का अ ऐसा है, शायद यहाँ से कॉन्सेप्ट अ अक्षर का कॉन्सेप्ट लिए, अक्षरों के कॉन्सेप्ट भी ये शब्दों के, वर्णों के, अक्षरों के कॉन्सेप्ट जो है शब्दों से लिए है। अक्षी, आंख, तो आंख के जैसा बनाया। जैसे संस्कृत ब्राह्मी का क कर्तनी शब्द से, शायद काटने काटना के लिए संस्कृत में कर्तन शब्द प्रयोग होता है, ब्राह्मी में ऐसा काटने जैसा क बना दिया। उसी प्रकार से जैसे कि तरु, ये ता है, ता संस्कृत का शब्द है, तरु माने वृक्ष, तो ऐसे वृक्ष के जैसा त बनाया। ग, गगन, ये गगन चुंबी जैसे ऐसा बिया का ऐसा ग बनाया। ह, हल, ये ह ब्राह्मी का ह शायद हल से आया हो, क्योंकि हल के जैसा है। आकृतियां इस प्रकार शब्दों से ली गई है। ये ब्राह्मी में कुछ लिखा हुआ, बोध करके लिखा हुआ शिलालेख है। ये ई है, इयं, देखिए इयं धम्म लिपि। और ये है सिते नमे, सेमे, मुख्य मते, पगमने, और एक मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। ये कुटिल स्क्रिप्ट है। कुटिल काल से ही अक्षरों की आकृतियां बदलने लगी। अब जैसे कि आप देखेंगे कोई एक अक्षर जो है, ये जैसे आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ द लेटर नौ, नौ ब्राह्मी का नौ सबसे पहले ऐसे आई जैसा था, फिर ये जो है 3rd सेंचुरी में ऐसा हुआ, 6th सेंचुरी में ऐसा हुआ, और इधर में ऐसा, ऐसे 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 होते हुए 12th सेंचुरी में ऐसा हुआ, और फिर आपका मॉडर्न स्क्रिप्ट देवनागरी में फिर ये नौ ऐसा हो गया, ऐसा, और दक्षिण में ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से ये अक्षर बदले हैं। शारदा लिपि में आपको रंजन, देखिए, अब देखिए ये एक पांडुलिपि है, शारदा लिपि की है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, तो शारदा लिपि के अक्षर मोटे होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यदि इसमें दूसरी लिपि के अक्षरों के साथ में ये नागरी के अक्षरों के साथ में, जैसे ग है, नागरी का भी ऐसा है, शारदा का भी ऐसा है, लेकिन नौ में अंतर है, गणेशाय नौ ऐसा है, एक ही मात्रा ऊपर ऐसे लगी हुई है। तो कोई शारदा का जानकार है वो नागरी लिपि में गणेश लिखते समय ग ऐसा, नौ ये वाला लिख दिया। और श, ये म जो ऐसा श होता है शारदा में। और देखिए इसकी किनारियों को कितना सुंदर कलर से जो है, नेचुरल कलरों से सजाया हुआ है। तो चित्रित इसको कह सकते हैं। गोल्डन इंक का बीच में किनारियों में प्रयोग हुआ है, सोने की स्याही भी है, चित्रों में भी सोने की स्याही प्रयोग हुई है। ये ताड़पत्र है, ताड़पत्र पे खोद के लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है अष्टमंगलम पंचायुधम। अष्ट देखिए ये अ है, अष्ट मंगलम, लम ये अनुस्वार, और पंच पंचायुध, य की मात्रा ध, युधम अनुस्वार। ये पेज नंबर डाला हुआ है यहाँ। ये तो ग्रंथ लिपि में खोद करके लिखा हुआ है। ये प्रत आप देख लिए हैं। ये प्रत भी आप और मैं कुछ आपको एक वो दिखाना चाह रहा था, रंजना लिपि। देखिए ये रंजना लिपि है। आप अक्षरों की आकृति देख सकते हैं, थोड़ी सुंदर जो है, ऑर्नामेंटल स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। तो अब इसमें कुछ, इसमें एक ही अक्षर को जो है मिला करके लिख सकते हैं, लिखा जाता है। देखिए इसमें अनुस्वार है और ये अक्षर सजा करके लिखे हैं, आप देख सकते हैं, ऑर्नामेंटल स्क्रिप्ट। अब इसमें ये देखिए, ये एक अक्षर है, और इसमें बहुत सारे अक्षरों को जोड़ करके एक बीज मंत्र बनाया है। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ह है, यहाँ म है, देखिए ये ह हुआ, तो ब्लू वाले से ह आ जाएगा, रेड वाले से म आ जाएगा, वो है, ये वो है, और ब्लैक वाले में यो है। आप देख सकते हैं यहाँ से ला करके
ये करके य का हिस्सा पूरा य, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये मो। ओके, और ये जो है ये म है, और ये वो आप देख सकते हैं ये वो बना हुआ है। तो ऑर्नामेंटल स्क्रिप्ट, ये अनुस्वार देखिए ओ कैसे लिखा, ऊपर अनुस्वार लगाने के लिए ऐसे ऊपर में जो है ये बना। तो ये सजा आप यहाँ देख सकते हैं, कूटाक्षर लिपि भी इसको बोलते हैं। ये देखिए ये की में इसमें ह है, छ है, म है, ल है, वो है, र है, यम है। तो कूटाक्षर लिपि में कूट लिपि का उल्लेख जो है चाणक्य ने भी कहा है। चाणक्य ने अपने जो है चाणक्य शास्त्र अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है, चाणक्य नीति में भी, कि जो हमारे ये जो गुप्तचर होते हैं वो ऐसे कूटाक्षर लिपि के भी ज्ञाता हो, कूट लिपि के ज्ञाता हो, और जिससे कि उनको कुछ लिख करके दिया जाए या उनको कहा जाए कि कूटाक्षरों में कुछ लिख करके दीजिए, कोडिंग। तो इसको जो जानने वाला होगा वही डिकोड कर पाएगा, हर व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। तो युद्ध की जानकारियां ऐसी कुछ, या कोई खजाने की गुप्त जानकारियां ऐसे कोडिंग में जो है लिखी जाती थी। ओके, ये अक्षर पार्टी है, आप देखिए ये पार्टी है, ये पार्टी, इस पे अक्षर लिखे हुए हैं, ये पार्टी है, इस पे अक्षर लिखे हुए हैं पढ़ने के लिए, पत्थर की पार्टी। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ अक्षर इसमें लिखे हुए हैं। कक्का पार्टी है, ओम नमः सिद्धम जिसको बोलते हैं। ओके, कोई प्रश्न आप लोगों का और? हंसी? नो सर, क्लियर हो गया सर। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर बहुत अच्छा करवाया आपने। चलिए, पाठ संपादन, पाठालोचन, पाठ का समीक्षात्मक मैन्युस्क्रिप्ट का अच्छा बताया सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपका आशीर्वाद बना सर रहे। इसमें एक आपने दुख वाला जी लिखा हुआ जी एक बताया ना चित्र, जी दुख वाला, जी वो बताइए ना सर, वापस एक बार स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगी। जी जी। और एक ब्राह्मी भी है, ब्राह्मी और शारदा लिपि का भी एक अच्छा स्क्रीन। बता जी, शारदा लिपि का जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है, इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ब्राह्मी लिपि तो और एक मिनट, हाँ इसको शारदा बड़ा और ग्रंथ। इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये जो है शारदा लिपि का मैन्युस्क्रिप्ट ओके सर, है ओके ना? सर। जी, और ब्राह्मी लिपि ये का एक बार जो ये अक्षर है ना सर ब्राह्मी लिपि के। जी हाँ जी, ये ग्रंथ लिपि है, ग्रंथ लिपि के अक्षरों का स्क्रीनशॉट ले हाँ लीजिए। सर, हाँ सर, जी, हाँ सर, थैंक यू हो सर। गया जी और ब्राह्मी लिपि का दे दीजिए सर वो। और वो जी जी, दुख बता। वाला क्या है सर? हाँ दुख, दुख वाला एक पिक्चर था हाँ, ना। जी जी बता रहा हूँ, ये ग्रंथ लिपि का जो है वो है ताड़पत्र। हाँ सर, हाँ सर, तमिल, तमिल। जी हाँ, साउथ की ग्रंथम लिपि है, हम्म, ये भी मुझे है आती है ग्रंथ। सर ये लिपि। अच्छा जी 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 सर जी। मैं तमिलनाडु से हूँ, चेन्नई से। अच्छा, अरे वाह, जी 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 वाह, हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो आपको जो है हाँ ये आ, पूरा पढ़ना आता है मुझे। जी जी जी, देखिए ये जो है लिखा है प्रथम कांडम, हाँ प्रथम प्रथम प्रथम, यहाँ तक प्रथम हो गया, का हाँ। आगे मात्रा कांडम, हम्म। और द्वितीय कांडम। तो हाँ, प्रथम कांड किस पेज पे है, द्वितीय कांड किस पेज पे है? तृतीय तृतीय कांडम। कांडम। उसी हम्म। प्रकार से, और सुपतिमा का काव ल्या कल्यादि शब्दा शब्दादि, ये शब्दादि शब्द आदि, यहाँ ये ऊपर संयुक्त अक्षरों को ऊपर से नीचे लिखते हैं। हाँ
ठीक है सर। ये देखिए सूक्ति है, सूक्ति मुक्तावली, सूक्ति मुक्तावल्यादि, ये सूक्ति मुक्तावल्यादि, सूक्ति मुक्तावली जो ग्रंथ है वो। हम्म। ओके, आप चलते हैं। आपको ब्राह्मी का चाहिए था ना, ये शारदा लिपि है। अच्छा, ठीक है सर। जी, और ब्राह्मी चाहिए। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये थोड़ा छोटा कर, हाँ। जी। ठीक है सर। जी सर। और ये कुषाण ब्राह्मी, ये भी अच्छा है, एक इसका फोटो ले लीजिए। क्योंकि ठीक है सर। ब्राह्मी की अलग अलग काल में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशंस के साथ प्रयुक्त हुई है। अच्छा, जी, ये एक ब्राह्मी का शिलालेख है। ठीक है सर। जी। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर। थैंक्स अ लॉट ओके। सर। जी, धन्यवाद साहब जी। तो हंसी, हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया पार्ट, और कल और कुछ जानना है या अभी आप लोगों का काम हो जाएगा इतने से? सर अभी तो हम लोगों का हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब कुछ भी, आपने इतने अच्छे से पढ़ाया। अभी मतलब हम लोगों को चीजें समझ में आने लगी है, ऐसे मतलब हम लोग अब एटलीस्ट रट्टा नहीं मारेंगे, हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लियर हुई है चीजें। तो ये सिर्फ हम्म। आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच सर। मैं जितना बोलूँ उतना मतलब कृतज्ञ हूँ उसमें सर। बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद सर। आप लोगों ने इतना अच्छे से ध्यान से सुना, और आपकी जिज्ञासा है, ये बड़ी बात है। और जब जिज्ञासा होती है तो चीजें स्वतः ही सरल हो जाती है। और आज तो मैं देख रहा था हंसी के एक के बाद एक प्रश्न जो है आ रहे थे, तो उससे मुझे पता चल रहा था कि हाँ, हंसी ने बहुत कुछ सीखा है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वरना ये खुद से पढ़ के तो सर हो ही नहीं पाता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था खुद से पढ़ के। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग मतलब कर रहे हैं, तो श्रवणी जी तो फिर भी लिपि वगैरह जानते हैं, हम जी लोगों को जी। नहीं आता था सर। तो बहुत थैंक मतलब यू। अच्छे से हमें, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ठीक है, कृपा करें। चलिए, अच्छा हुआ। सर, एक मेरा जी प्रश्न था कि जी अगर कोई पीएचडी करना चाहे जी पांडुलिपि पर, जी। तो इसका क्या फॉर्मेट या कोई स्टैंडर्ड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ एडिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट, इसका कोई बुक है या कोई कुछ, आपका कोई लेक्चर है या आपकी कोई, मुझे कोई सोर्स इसका मिल सकता है? जी जी, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जो है, देखिए अभी तक ऐसा तो कुछ जो है क्या क्या सिद्ध नियम होने चाहिए पांडुलिपि पर हम्म। विशेष रूप से रिसर्च करने के, कहीं एक हम्म। जगह तो नहीं संकलित है। लेकिन अलग अलग ग्रंथों में वो पद्धतियां जो है अलग अलग तरीके से दी गई है। जैसे मुनि श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, जैन श्रमण ने संस्कृति में। और एक मेरी पुस्तक है, उसमें भी मैंने कुछ चीजों का उल्लेख किया है, भारतीय पुरालिपि मंजूषा करके। वो वहां से छपी है, कोवा से। अच्छा, कोबा से क्या? कोवा अच्छा, से छपी है, और आपके भंडार में शायद उसकी 5 कॉपी आपके लाडनू यूनिवर्सिटी में है। क्या 5 या नाम है 10। सर, नाम क्या है? हाँ, भारतीय पुरालिपि मंजूषा। एक मिनट में नोट कर लेती हूँ। जी, भारतीय पुरालिपि मंजूषा है। वो दरअसल जब मैं वहाँ, आपका वर्कशॉप एक चल रहा था, उस समय हमने मंगवाई थी वो पुस्तकें। और वो पुस्तकें फिर मेरे वहां से मैं कोर्स कंप्लीट करा के आ गया, उसके बाद बाई पोस्ट पहुंची थी। और योगेश जैन जी ने हम्म। शायद उनको कुछ विद्यार्थियों को दिया हो, या लाइब्रेरी में रखा हो। आप जरा आपके लाइब्रेरी में सर्च कीजिएगा, शायद वहां मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है सर। जी जी। और कोई लेटेस्ट कोई बुक है सर, जो मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग के लिए इंग्लिश में या हिंदी में छपी हो? एक एक जो है, उनकी बसंत कुमार भट्ट जी की पुस्तक है पांडुलिपि संपादन। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का जो संपादन किया है,
उसके संपादन विधि को उन्होंने जो है एक लेकर के एक पुस्तक तैयार की है। क्या नाम है सर? पांडुलिपि संपादन, ऐसा ही अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ समीक्षा। कहाँ मिलेगी सर ये बुक? ये आपको अहमदाबाद से छपी है, शायद जो सरस्वती पुस्तक भंडार है वहां से मिल जाएगी। अच्छा ठीक है सर। जी जी। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक थैंक यू यू सो सर मच सर। जी। ओके, फिर मैं एंड करूं इस मीटिंग को। जी सर, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप। हाँ, रिकॉर्डिंग में आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, कल की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ओके, फिर आप सभी का एक बार फिर खूब खूब धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोशिश कीजिएगा, पांडुलिपियों पर पीएचडी करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ कहीं हमारी मदद की जरूरत होगी हम आपको पूरा मदद करेंगे। जी सर, थैंक यू थैंक सर। थैंक यू सर जी।